क्या ऐसा कभी सोचा जा सकता है कि एक ही राज्य के दो अलग-अलग शहरों में रहने वाले लोग अपना सूर्योदय देखने के लिए घड़ियां लगभग 35 मिनट के अंतर पर सेट करें? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। हाँ, और मतलब एक ऐसी जगह जिसे पूरी दुनिया सिर्फ एक तपते हुए रेगिस्तान, एक सूखे इलाके के रूप में जानती हो, वहां दुनिया की सबसे पहली शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हुई हो। बिल्कुल, और यही चीजें इस जगह को इतना खास बनाती हैं। राइट। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जिसका नाम है राजस्थान एक नज़र में। और अक्सर जब इस भूभाग की बात होती है ना, तो दिमाग में सिर्फ किले, महल या फिर रेत की टीलों की एक बहुत ही सीमित और घिसी-पिटी तस्वीर उभरती है। हाँ, एक स्टीरियोटाइप बन गया है। एकदम सही। लेकिन आज हमारा मकसद उन रूढ़ियों को पूरी तरह से तोड़ना है। मतलब चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इस दस्तावेज को देखकर लिटरली ऐसा लगता है जैसे हम किसी एक राज्य को नहीं बल्कि विविधताओं से भरे एक पूरे महाद्वीप को एक ही प्रशासनिक सीमा के भीतर देख रहे हैं। और इन परतों को डिकोड करने के लिए ना हमें इतिहास से भी कई लाख साल पीछे जाना होगा। मतलब सीधा भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के युग में। ओहो, मतलब इंसान के आने से भी बहुत पहले। बिल्कुल। इस दस्तावेज की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि ये स्पष्ट करता है कि राजस्थान की जमीन का निर्माण कोई साधारण भौगोलिक घटना नहीं है। ये विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का एक जीवंत अवशेष है। अच्छा, तो ये बना कैसे था? देखिए, इसका जो पश्चिमी रेगिस्तानी इलाका और उत्तरी पूर्वी भाग हैं, वो असल में टेथिस सागर का अवशेष है। वेट, टेथिस सागर मतलब वहां समंदर था? हाँ, और वहीं जो अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक मिनट, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गोंडवाना लैंड यानी दुनिया के सबसे पुराने और कठोर चट्टानी हिस्से जो आज अरावले के रूप में खड़े हैं। और टेथिस सागर मतलब वो हिस्सा जो कभी समंदर था। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यार, एक विशाल समंदर एक सूखे रेगिस्तान में कैसे बदल सकता है, ये बात थोड़ी हैरान करती है। यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा आश्चर्य है ना। लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकीं तो हिमालय का निर्माण हुआ, और उसकी वजह से टेथिस सागर का पानी पीछे हटने लगा। ओहो, मतलब जमीन ऊपर उठ गई। हाँ, जमीन उठी और वो विशाल समंदर सूख गया, लेकिन वो अपने पीछे अथाह रेत और खारे पानी की झीलें छोड़ गया। तो जो आज हम खारे पानी की झीलें देखते हैं। बिल्कुल। आज भी जब हम सांभर, डीडवाना या पचपदरा जैसी खारे पानी की झीलें देखते हैं ना, तो वो कोई आम पानी नहीं है। वो उसी प्राचीन टेथिस सागर का बचा हुआ खारापन है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और इतना ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान की रेत में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं। मतलब सोचिए, एक ही जगह पर दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ भी सीना ताने खड़ा है और एक समंदर का सूखा हुआ तल भी मौजूद है। ये तो लिटरली दिमाग को चकरा देने वाला तथ्य है। मतलब हम सचमुच उस जमीन पर चल रहे हैं जो तब से वजूद में है जब पृथ्वी के महाद्वीप अपनी आज की शक्ल ले ही रहे थे। हाँ, और जब जमीन ही टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड जैसी दो बिल्कुल विपरीत भौगोलिक पृष्ठभूमियों से मिलकर बनी हो, तो वहां एक रूपता की उम्मीद करना ही बेमानी है। राइट, विविधता तो होगी ही। यही वो बिंदु है जो इस राज्य के विशाल कैनवस को एक तार्किक आधार देता है। और अगर हम इस कैनवस के आकार की बात करें तो दस्तावेजी आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। मतलब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। मतलब पूरे देश का 10वां हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ये अकेला राज्य जर्मनी जैसे विशाल यूरोपीय देश के बराबर है। बिल्कुल, जर्मनी के बराबर। और ये विशालता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, टी.एच. हेंडले। उन्होंने इसके आकार को पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी एक रोम्बस बताया है। एक बड़ी सी पतंग की तरह। हाँ, एक विशाल पतंग। अब इस आकार के भौगोलिक प्रभाव को समझिए। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। मतलब ये काफी फैला हुआ है। बहुत ज्यादा। इस फैलाव का मतलब है कि ये क्षेत्र कई अक्षांशों और देशांतरों को पार करता है, और इसका सीधा असर यहाँ के मौसम और समय पर पड़ता है। एक इतनी बड़ी पतंग है जो भारत के पश्चिमी हिस्से पर उड़ रही है, तो इसके एक कोने से दूसरे कोने तक
समय का अनुभव तो बिल्कुल अलग होता होगा। एकदम अलग होता है। दस्तावेज में एक बहुत ही सटीक तथ्य दिया गया है कि पूर्व में धौलपुर जिले से लेकर पश्चिम में जैसलमेर तक सूर्योदय होने में लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है। लगभग 36 मिनट मान लीजिए। 35 मिनट मतलब इतने समय के अंतर में तो यूरोप में लोग ट्रेन से एक देश से दूसरे देश की सीमा पार कर लेते हैं। लेकिन ये अंतर पैदा कैसे होता है? इसके पीछे सीधा सा खगोलीय विज्ञान है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। अब धौलपुर राज्य के सबसे पूर्वी छोर पर है, इसलिए सूरज की किरणें वहां सबसे पहले पहुंचती हैं। अच्छा, तो धौलपुर में सुबह जल्दी हो जाती है। हाँ, लेकिन जैसलमेर तक, जो एकदम पश्चिमी छोर पर है, उन किरणों को पहुंचने के लिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर थोड़ा और घूमना पड़ता है। राइट। पूर्व से पश्चिम तक लगभग 9 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। ओहो। और हर देशांतर को पार करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं। ओहो, तो 9 को 4 से गुणा करें तो लगभग 36 मिनट। बिल्कुल। यही कारण है कि धौलपुर में जो व्यक्ति सुबह की चाय पी रहा होता है और सूरज देख रहा होता है, उसी वक्त जैसलमेर में अभी भी रात का अंधेरा होता है। वाओ। ये सिर्फ समय का अंतर नहीं है, ये उस विशाल दूरी का परिचायक है जिसके भीतर अनगिनत संस्कृतियां, भाषाएं और जलवायु बसती हैं। और मुझे लगता है कि शायद यही दूरी और विविधता इसकी सीमाओं को भी इतनी अहमियत देती है। एक तरफ 1070 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जी बिल्कुल। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भी है। जी। लेकिन जब जमीन इतनी कठोर हो, विशाल और विविध हो, तो वहां सर्वाइवल के लिए कुछ अलग करना ही पड़ता है। शायद यही वजह है कि इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में पहली बार यहीं हुई। आपका ये नजरिया बिल्कुल सही है। देखिए, कठोर भूगोल हमेशा नवाचार यानी इनोवेशन को जन्म देता है। हाँ, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जब आपके पास सीमित संसाधन होते हैं तो आपको समस्याओं को सुलझाने के लिए सीमाओं से बाहर जाकर सोचना पड़ता है। कालीबंगा की प्राचीन सभ्यता इसका सबसे बड़ा और प्रामाणिक उदाहरण है। अरे हाँ, कालीबंगा का जिक्र आते ही वो शल्य चिकित्सा या जिसे हम आज सर्जरी कहते हैं, उसका तथ्य सामने आता है। यहाँ चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। बिल्कुल। आमतौर पर ये माना जाता है कि सर्जरी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की देन है, जो शायद कुछ 100 साल पहले ही विकसित हुई होगी पश्चिमी देशों में। लेकिन ये दस्तावेज साफ साफ बताता है कि दुनिया में शल्य चिकित्सा के सबसे पहले साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ये थोड़ा हैरान करता है, कोई प्राचीन सभ्यता सर्जरी कैसे कर सकती है? ये वाकई में चौंकाने वाला है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। कालीबंगा की खुदाई में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है। अच्छा। हाँ, और उस खोपड़ी में कई छेद किए गए थे, और सबसे बड़ी बात, वो छेद बाद में भरे भी गए थे। वेट, भरे गए थे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो इंसान उस सर्जरी के बाद जिंदा रहा, हील हुआ। इसे मेडिकल भाषा में ट्रेफिनेशन कहा जाता है, जो दिमाग के दबाव को कम करने के लिए की जाती थी। ओ माय गॉड, मतलब हजारों साल पहले ब्रेन सर्जरी जैसी चीज हो रही थी। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक इकलौता चमत्कार नहीं था। कालीबंगा से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। लकड़ी की नालियां? लेकिन लकड़ी क्यों? मतलब लोग तो ईंट या पत्थर इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, आप सोचेंगे कि लकड़ी की नाली क्यों? क्योंकि उस खास इलाके में पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं थे, और वहां की जलवायु इतनी शुष्क थी कि लकड़ी जल्दी सड़ती नहीं थी। ओहो, कितना स्मार्ट डिसीजन था ये। है ना? इसके अलावा वहां दुनिया में भूकंप के सबसे प्राचीन प्रमाण और जूते हुए खेतों के सबसे पहले साक्ष्य भी मिले हैं। ये तो कमाल है। ये दर्शाता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ एक उच्च स्तर की वैज्ञानिक और नागरिक समझ मौजूद थी। सही बात है। लेकिन ये तो प्राचीन इतिहास की बात हो गई। दस्तावेज को आगे पढ़ें तो समझ आता है कि ये प्रथम होने का चस्का वहां रुका नहीं। बिल्कुल नहीं रुका। दस्तावेज के अनुसार जोधपुर के खेजली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, और उदयपुर की बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ये तो अपनी परंपराओं को सहेजने की बात हुई। जी। लेकिन अगर हम एकदम आधुनिक दौर की बात करें तो क्या ये इनोवेशन का सिलसिला आज भी जारी है? बिल्कुल जारी है। अगर हम आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें तो देश की पहली ऊंटनी के दूध की डेयरी बीकानेर में स्थापित हुई। ऊंटनी के दूध की डेयरी? ये तो बहुत अनोखा है। हाँ, और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये उस पशु को आर्थिक तंत्र से जोड़ने का प्रयास है जो लिटरली रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। राइट, उसे एक इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया। इसके अलावा भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में हुआ था। हाँ,
स्माइलिंग बुद्धा। बिल्कुल। और पोखरड़ी क्यों चुना गया? क्योंकि वहां की भौगोलिक संरचना, वहां का निर्जन विस्तार और कठोर चट्टानी जमीन ही उस परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई थी। एक मिनट, परमाणु परीक्षण जैसी भारी भरकम टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर्यावरण और ऊर्जा को लेकर भी कुछ बहुत ही अनोखे प्रथम हुए हैं दस्तावेज के हिसाब से। हाँ, कई सारे हुए। पिछौला झील में 1997 में दुनिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई। जी, सोलर बोट। और देश का पहला सौर ऊर्जा चालित एटीएम भी मनोहरपुर में लगा। मतलब सोचिए, एक तरफ ऐतिहासिक पगड़ी और ऊंटनी का दूध, तो दूसरी तरफ सोलर एटीएम और सोलर नाव। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जबरदस्त है। और इसे समझने के लिए भी हमें फिर से भूगोल की तरफ ही लौटना होगा। वो कैसे? देखिए, पश्चिमी और मध्य राजस्थान में साल के 300 से ज्यादा दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है और सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं। अच्छा, तो धूप की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसलिए सौर ऊर्जा यहाँ कोई लग्जरी या भविष्य का विकल्प नहीं है, बल्कि ये सबसे तार्किक और व्यावहारिक कदम है। यही वजह है कि भड़ला जैसे दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क यहाँ स्थापित हो रहे हैं। वाओ, दुनिया का सबसे बड़ा। हाँ, और इसी तरह राइट टू विजन यानी देखने का अधिकार लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। देश का पहला स्किल विश्वविद्यालय भी यही है। मतलब ये सारी चीजें एक ही लाइन में अलाइन हो रही हैं। जी, ये सभी आधुनिक नीतियां और नवाचार उसी ऐतिहासिक डीएनए का हिस्सा हैं जो हमेशा से कहता आया है कि चुनौतियों के बीच भी नए रास्ते तलाशने। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि नवाचार यहाँ की रगों में है। लेकिन इस भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक नवाचार ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों को जो विशिष्ट पहचान दी है ना, वो और भी रोचक है। हाँ, शहरों के नाम। बिल्कुल, मतलब आधुनिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग एजेंसियों के आने से बहुत पहले ही यहाँ के शहरों ने अपनी खुद की एक कलर कोडेड ब्रांडिंग कर ली थी। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, कलर कोडेड ब्रांडिंग। जयपुर को हम पिंक सिटी या पूर्व का पेरिस कहते हैं, जोधपुर ब्लू सिटी और सन सिटी है, लेकिन कुछ उपनाम ऐसे हैं जो सच में दिमाग को झकझोर देते हैं। आप शायद भीलवाड़ा और झालावाड़ के उपनामों की तरफ इशारा कर रही हैं? हाँ, लिटरली वही। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है। जी। मतलब औद्योगिक क्रांति के उस सबसे बड़े ब्रिटिश शहर से सीधे तुलना। और सबसे बड़ा विरोधाभास जो मुझे इस पूरे दस्तावेज में लगा, वो है झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहना। ये बहुत दिलचस्प है। अब देखिए, कोई भी आम इंसान जब ये सुनेगा तो यही सोचेगा ना कि ये राज्य तो रेत का समुंदर है, फिर वहां चेरापूंजी जैसा नाम कहाँ से आ गया? चेरापूंजी तो पूरी दुनिया में अपनी सबसे भारी बारिश के लिए जाना जाता है। और यही बात साबित करती है कि जो लोग इस पूरे भूभाग को सिर्फ एक सूखे इलाके के रूप में देखते हैं, उनकी जानकारी कितनी अधूरी है। ये उपनाम उसी का सबूत है। तो झालावाड़ में इतनी बारिश होती कैसे है? इसका कारण फिर से अरावली पर्वतमाला है। देखिए, अरावली राज्य के बीचों बीच दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एक दीवार की तरह खड़ी है। एक बैरियर की तरह। हाँ, एक बैरियर। जब मानसून की हवाएं अरब सागर की तरफ से आती हैं, तो वे अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। वो टकराती नहीं है। ओहो! जिससे पश्चिमी हिस्से जैसे फलोदी एकदम सूखे रह जाते हैं और राज्य का सबसे शुष्क स्थान बन जाते हैं। राइट, क्योंकि हवाएं सीधे निकल गईं। बिल्कुल। लेकिन जब मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से घूमकर आती हैं, तो वे अरावली से टकरा जाती हैं और टकराकर राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जोरदार बारिश करती हैं। वाओ, ये तो पूरा एक वेदर सिस्टम है। हाँ, यही कारण है कि माउंट आबू और झालावाड़ जैसे स्थान सर्वाधिक आर्द्र और वर्षा वाले स्थान बन जाते हैं। झालावाड़ में होने वाली ये भारी बारिश ही उसे राजस्थान का चिरापूंजी बनाती है। मतलब एक ही प्रशासनिक सीमा के भीतर एक तरफ वो जगह है जहां पानी की एक एक बूंद को तरसना पड़ता है, और दूसरी तरफ इतनी बारिश की उसे लिटरली चेरापूंजी कह दिया जाए। ये तो प्रकृति का एकदम चरम रूप हो गया। बिल्कुल चरम रूप है। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से भी इन क्षेत्रों की इसी भौगोलिक तासीर ने इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान तय की थी। वो कैसे? दस्तावेज में कुछ प्राचीन नामों का जिक्र है, जैसे बीकानेर और जोधपुर के कुछ भाग को जांगल देश कहा गया है।
अब ये नाम ही अपने आप में कंटीली झाड़ियों और कठोर जमीन का एहसास कराता है। हाँ, जंगल मतलब ही वो इलाका जो थोड़ा रफ हो। राइट। उसी तरह उदयपुर और मेवाड़ के क्षेत्र को मैदपाट या प्रागवाट कहा जाता था, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के इलाके को वागड़। ये प्राचीन नाम सिर्फ शब्द नहीं है यार, ये वहाँ की जमीन के चरित्र का आईना है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हर प्राचीन नाम के पीछे वहाँ की मिट्टी, हवा और पानी की एक बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। बताइए। ऐसी विषम और विविध जमीन को, जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम इतना नाजुक है, उसे संभालने के लिए शायद विशेष प्रकार के नायकों की भी जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल पड़ती है। जब मैं दस्तावेज के आखिरी पन्नों पर गई, जहां प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम दिए गए हैं, तो मुझे लगा जैसे ये नाम किसी कॉमिक बुक या मार्वल के किरदारों जैसे हैं। अच्छा। हंसते हुए टोन में, बिना लिखे। हाँ, लिटरली टाइगर मैन, वाटर मैन, कैमल मैन। दस्तावेज बताता है कि अशोक टांग को कैमल मैन कहा जाता है, कैलाश सांखला टाइगर मैन है, राजेंद्र सिंह वाटर मैन है, और काकापुरी को पेड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये नाम इतने खास क्यों है? क्योंकि ये लोग सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, बस इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। आप इन्हें इस नाजुक इकोसिस्टम के एंटीबॉडीज की तरह देख सकती हैं। एंटीबॉडीज मतलब जो बीमारी से लड़ते हैं। हाँ, जब भी प्रकृति या पर्यावरण पर कोई बड़ा खतरा मंडराता है, तो ये नायक समाज के भीतर से ही एक रक्षा तंत्र के रूप में उभर आते हैं। देखिए, एक ऐसी जगह जहां बारिश कम हो और रेगिस्तान का विस्तार एक बड़ा खतरा हो, वहां असली नायक वो नहीं होता जो सिर्फ तलवार से युद्ध जीते। राइट, वो तो इतिहास का एक हिस्सा हो गया। बिल्कुल, वहां असली नायक वो होता है जो प्रकृति को संरक्षित करे, जो इंसान और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाए रखे। क्या आप राजेंद्र सिंह यानी वाटरमैन का उदाहरण देकर इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें इतना बड़ा टाइटल मिला? राजेंद्र सिंह जी ने कोई बहुत आधुनिक या करोड़ों की मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने अलवर और उसके आसपास के उन गांवों में जाकर काम किया जो एकदम सूख चुके थे। अच्छा। उन्होंने वहां की पारंपरिक जोहड़ प्रणाली को पुनर्जीवित किया। जोहड़? ये क्या होता है? जोहड़ असल में मिट्टी से बने छोटे छोटे बांध होते हैं जो बारिश के पानी को बहने से रोकते हैं। ओके, चेक डैम्स की तरह। बिल्कुल। जब पानी उन जोहड़ों में रुकता है तो वो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसने लगता है और ग्राउंड वाटर या भूजल का स्तर बढ़ा देता है। इस एक साधारण लेकिन गहरी पारंपरिक समझ ने हजारों सूखे गांव में फिर से हरियाली ला दी। वाओ! और जो नदियां सूख चुकी थीं, उनमें फिर से पानी बहने लगा। ये लिटरली जीवन दान है। सच में ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरह जब कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन कहा जाता है, तो वो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने और बाघों को विलुप्त होने से बचाने के उनके जीवन भर के काम को एक मान्यता देना है। मतलब ये नाम उस सर्वाइवल और कंजर्वेशन यानी अस्तित्व और संरक्षण की गहरी संस्कृति का सम्मान है। एकदम सही। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, समाज को दिशा देने वाले नेताओं को भी यहाँ बहुत आदर से देखा गया है। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी और भोगीलाल पांड्या को वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। जी। ये दिखाता है कि इस भूमि ने अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण हो या समाज सुधार, अपने अपने रक्षक खुद पैदा किए हैं। बिल्कुल। और जब हम इन सारी बातों को एक साथ रख के देखते हैं ना, मतलब गोंडवाना लैंड के उन प्राचीन अवशेषों से लेकर कालीबंगा के शल्य चिकित्सा वाले उस दौर तक, हाँ। और अरावली की वजह से बनने वाले झालावाड़ के चेरापूंजी से लेकर आज के इन पर्यावरण रक्षकों तक, तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो लगातार खुद को गढ़ रही है। बिल्कुल, एक इवॉल्विंग तस्वीर। और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष भी है कि सही मायनों में वेल इन्फॉर्म्ड या जागरूक होने का मतलब यही है कि हम किसी भी स्थान को स्टीरियोटाइप्स या रूढ़िवादी चश्मे से न देखें। सतह के नीचे जो रत्न छिपे हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। 100% सच बात है। ये दस्तावेज ये पूरी तरह से साबित करता है कि अगर आप इस राज्य को सिर्फ रेत के टीले समझ रहे हैं, तो मतलब आपने इसे ठीक से देखा ही नहीं है। एकदम सही कहा। लेकिन अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो दस्तावेज में मौजूद एक ऐसा तथ्य है जो मेरे दिमाग में पूरी तरह से अटक गया है। अच्छा? हाँ, और ये ऐसा तथ्य है जो इस पूरी ऐतिहासिक और भौगोलिक कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे देता है। ऐसा कौन सा तथ्य है जो इतनी लंबी यात्रा के बाद भी एक नया मोड़ ला रहा है?
देखिए, हमने अभी तक बात की कि ये भूभाग कितना प्राचीन है, इसकी सीमाएं कैसी हैं और इसके क्षेत्र जैसे जांगल देश या मेदपाट का ढांचा सदियों से कैसा रहा है। जी। लेकिन दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही ताज़ा और बड़े बदलाव का जिक्र है। रामलोभाया कमेटी की सिफारिशों के बाद अब राजस्थान के नक्शे को पूरी तरह से फिर से खींचा गया है। ओहो, हाँ, जिलों का पुनर्गठन। बिल्कुल। अब यहाँ 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। मतलब जयपुर और जोधपुर जैसे सदियों पुराने और ऐतिहासिक शहरों को अब शहरी और ग्रामीण जिलों में विभाजित कर दिया गया है। सीकर, पाली और बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों को नए संभागों का दर्जा मिल गया है। ये सच में एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक और भौगोलिक बदलाव है जो राज्य की अंदरूनी बनावट को पूरी तरह बदल रहा है। और यही तो सोचने वाली बात है। सदियों से जिस जांगल देश या मेदपाट का भौगोलिक और सांस्कृतिक ढांचा लगभग एक जैसा रहा, वो अब इतनी तेजी से बदल रहा है। जी। जब किसी इतने विशाल और ऐतिहासिक राज्य की प्रशासनिक रेखाएं इस तरह से दोबारा खींची जाती हैं, तो आने वाले दशक में ये नए जिले और संभाग कौन से नए प्रथम कीर्तिमान स्थापित करेंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जिन शहरों को हम कल तक एक अलग पहचान से जानते थे, क्या वे इस नई व्यवस्था के तहत अपनी एक नई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान गढ़ेंगे? क्या उसी पुरानी थैथिस सागर और गोंडवाना लैंड की जमीन पर राजस्थान का एक नया ऐतिहासिक स्वरूप जन्म ले रहा है? मेरा मानना है कि जिस जमीन का जन्म ही टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने और एक महासागर के सूखने से हुआ हो, उसके लिए बदलाव कोई नई बात नहीं है। वाह, क्या बात कही है आपने। नक्शे पर खींची गई ये नई रेखाएं सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत है। बिल्कुल, और शायद यही इस गहन विश्लेषण की सबसे खूबसूरत बात है। नक्शे पर खींची गई ये नई रेखाएं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नहीं है, ये भविष्य के उन नए आश्चर्यों और नवाचारों की नींव है जिन्हें शायद आने वाले समय में कोई और किसी और दिन बिल्कुल इसी तरह डिकोड कर रहा होगा। इन्फोसॉफ्ट पर हम लेकर आते हैं आसान ट्यूटोरियल और लेटेस्ट टेक अपडेट्स, ताकि आप रहें हमेशा एक कदम आगे। अंततः सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहे मिश्र इन्फोसॉफ्ट के साथ।